हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए फिजिक्स एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन, जो कि हमने टेबल में शो किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखा था डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसे कैलकुलेट करते हैं। और 3 एग्जाम्पल किए थे और 3 होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको सेल्फ ट्राई किया होगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, वो था वर्क। वर्क के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको एफएस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, डायमेंशन। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए और फिर एक्सेलरेशन से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से याद है फोर्स का, तो डायरेक्ट हम लोग डायमेंशन के लिए लिख सकते हैं m l t-2। ये हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, l। तो ये हो गया आपका m, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ml²t-2। ये हो गया आपका वर्ग का डायमेंशन। और यूनिट अगर निकालना चाहें, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए होता है न्यूटन और आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाएगा मीटर। ये हो गया आपका यूनिट। और इसी का जो नेमिंग किया गया है, ये है जूल। जूल एक साइंटिस्ट थे, इनके रिस्पेक्ट में न्यूटन मीटर जो है, यानी न्यूटन को भी हमने पहले डिफाइन किया था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते थे। और उसी तरह से फिर न्यूटन मीटर को क्या बोल दिया, जूल। और जूल को हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया वर्क का यूनिट और ये हो गया डायमेंशन। तो इजी है। आपको अगर यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो मात्र आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट, आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करना है, उसका पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और सेकेंड, वो जो टेबल हमने पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन, वो याद रखना हो। अगर ये 2 चीजें अगर आपको आती है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, जैसा कि हमने अभी तक आपको वीडियो में देखा भी होगा, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे वर्क क्या कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला मुझे पता है और पहले से हमने कैलकुलेट किया है इन सारी चीजों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं उसका डायमेंशन और यूनिट। तो ये सिंपल है। अगर दूसरा जो एग्जांपल था वो क्या था हमारा, वो था पावर। पावर क्या था, वर्क अपॉन टाइम। इसीलिए मैंने पहले आपको फॉर्मूला लिख दिया था, ताकि सेल्फ ट्राई करें और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो ये सही आएगा, आप एक बार मैच कर लीजिएगा। और वर्ग के लिए डायमेंशन हमने क्या कैलकुलेट किया, ml²t-2। और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t। तो ये क्या हो गया आपका ml²t-3। ये हो गया डायमेंशन। पावर का डायमेंशन निकल गया। यूनिट निकालना चाहें, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे यूनिट है। वर्क के लिए जूल पढ़ा और वर्क अपॉन टाइम, टाइम के लिए सेकेंड होता है, ऐसे डिनोट करते हैं। पहले हमने फंडामेंटल में देखा था। तो जूल पर सेकेंड हो गया। और इसका भी नाम दे दिए क्या, वाट। इसका भी नेमिंग कर दिया गया, जूल पर सेकेंड को वाट। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वाट। और डायमेंशन क्या हो गया, ml²t⁻³ तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और थर्ड जो एग्जांपल था वो था मोमेंटम का। मोमेंटम का भी फॉर्मूला मैंने लिखा था, P=mv होता है। और m मतलब मास। और मास का हमने पढ़ा, जो डायमेंशन होता है कैपिटल M। एम फॉर मास मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, एम फॉर मास तो कैपिटल एम हो जाएगा डायमेंशन। और वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट किया था कल, t⁻⁻1। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। ये देखिए, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए L t⁻⁻1। तो ये आपका मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। और ये ऐसा यूनिट निकाले
देखिए मास के लिए क्या होता है, केजी, किलोग्राम पढ़ा था, केजी, और वेलोसिटी के लिए होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड आपका मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया। डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लिया आसानी से, यूनिट भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जो आपको होमवर्क में दिया गया था। तो देखिए बस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आंसर आ रहा है, तो कुछ नहीं है इसमें। और फिर नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी। एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी देखिए क्या होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा एंगल थीटा। तो थीटा क्या होता है, अगर ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या है r, तो ये क्या है एंगल थीटा। तो ये जो थीटा है, थीटा का अगर ये लेंथ l है, आर्क का जो लेंथ l है, तो थीटा इज इक्वल टू l बाई आर होता है, थीटा इज इक्वल टू l बाई आर। और इस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे कि थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी एक होता है ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो जैसे हमने अभी लीनियर के लिए पढ़ रहा था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वहां हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो थीटा है इसको बोलते हैं, ये एंगल होता है, और इसको वहां पे बोलेंगे सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू l बाई आर। तो अगर इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है आपको, तो l क्या है लेंथ, तो l हो गया, और रेडियस भी लेंथ होता है, तो इसका भी l हो गया। रेडियस भी एक डिस्टेंस है, तो उसको क्या लिखते हैं l। तो l और l कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया थीटा डायमेंशन लेस, ये क्या हो गया आपका डायमेंशन लेस। और यूनिट देखिए, यूनिट के लिए l बाई आर हो गया, तो l क्या हो गया मीटर, और r भी डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो इसको बोल सकते हैं ये क्या है यूनिट लेस। ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगल यानी कि थीटा बोल रहे हैं जिसको, उसका ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन लेस हो गया और यूनिट लेस हो गया। नेक्स्ट है आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, तो ओमेगा जो होता है ये होता है थीटा अपॉन टी। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर डायमेंशन देखें, तो डायमेंशन तो कुछ नहीं होता। तो जिस क्वांटिटी का अगर डायमेंशन नहीं यानी डायमेंशन लेस है या यूनिट लेस है, तो उस जगह पे अगर आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन और यूनिट, तो वहां पे 1 यूज करते हैं डायमेंशन लेस के लिए। तो थीटा जो है इसका डायमेंशन नहीं है, तो इसको 1 यूज करेंगे। और टाइम के लिए हमने पढ़ा है टी होता है, तो ये क्या होगा टी टू द पावर -1। तो ओमेगा जो था एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो डायमेंशन हो गया टी टू द पावर -1। और इसको अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नहीं है ना इस टर्म में, तो मास के लिए पावर 0, m टू द पावर 0, लेंथ के लिए l टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 हो जाएगा, और t टू द पावर -1। तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी का ये डायमेंशन। और अगर यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। और थीटा अभी बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका यूनिट भी नहीं होता है, तो इसके लिए भी 1 यूज करेंगे। और टाइम के लिए सेकेंड एस, तो ये हो गया पर सेकेंड लिख सकते हैं, एस -1 लिख सकते हैं। और इसको पढ़ते हैं, इसका यूनिट क्या हो गया पर सेकेंड। ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या देखा, जो होमवर्क था वो देखा, फॉर्मूला लिखा, डायरेक्ट आंसर आ गया।
फिर उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी भी देखिए, फॉर्मूला लिख रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है। अब इसी तरह से कुछ यहाँ पे देखिए, जैसे ये था आपका एक अलग से देख लीजिए एग्जांपल, जो साइन थीटा होता है, ये भी जो होता है ये भी यूनिटलेस होता है। देखिए साइन थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P बाई एच। P क्या होता है, परपेंडिकुलर, और H हाइपोटेनस, और दोनों लेंथ हैं, तो अगर L बाई L करेंगे तो ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, क्योंकि L बाई L है। तो इसी तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, जितना भी हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिटलेस। थीटा भी तुम्हारा यूनिटलेस है, और ये साइन थीटा ओवरऑल भी ये क्या है, पूरा यूनिटलेस है। यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है। तो ये था एंगुलर क्वांटिटी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ फिजिकल कांस्टेंट। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 9th में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसी तरह से यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जान रहे होंगे। देखिए अगर दो मास है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, तो अगर दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉल जी, और एक होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, स्मॉल जी जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर दो मास रखा हुआ है m1 और m2, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस r है, तो इनका जो फोर्स होगा इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है जी का, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो अगर कैपिटल जी का कैलकुलेट करना है यूनिट और डायमेंशन, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया फोर्स का वेलोसिटी का फार्मूला लिख रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए जी का अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे ये फार्मूला पता है, इस फार्मूले से क्या करो कि इस फार्मूले से जी का वैल्यू निकालो। जैसे g का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर f इज इक्वल टू वो है तो g, देखिए यहां से g जो हो जाएगा आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर। देखिए g जो है इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो ये r है जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर, और ये m1 m2 जो है वो चला जाएगा नीचे, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, तो m1 इंटू m2। अब इसका ये जी मुझे पता चल गया। अगर आपको जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है यूनिट और डायमेंशन, तो जी का हम लोग पहले फार्मूला निकालेंगे। जी का फार्मूला निकाल लिए, अब डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए डायरेक्ट हम लोग देख देख के कैसे लिख देते, इतना बड़ा अगर फार्मूला है फिर भी हम लोग अगर आप ध्यान रखना चाहे, याद रखना चाहे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो थोड़ा लॉन्ग होता है और आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करने आता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए फोर्स का जो डायमेंशन हमने पढ़ा है पहले, वो होता है ml (T⁻⁻²), और ये हो गया फोर्स का आपका आर स्क्वायर है, रेडियस या डिस्टेंस बोल रहे हैं यहाँ पे, जो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, एल स्क्वायर, ये हो गया। और ये दोनों मास हैं, तो मास के लिए हमने पढ़ा है कि कैपिटल एम होता है डायमेंशन, तो कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देख लीजिए, एक m⁻1 है, l⁻1 है, और दो नीचे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो m स्क्वायर हो गया। m स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो पहले से 1 था और m-2 जाएगा ऊपर, तो 1 और -2 ऐड होगा तो -1 हो जाएगा, तो m⁻⁻1 l क्यूब हो जाएगा, l
क्योंकि 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो एल क्यू और साथ में t⁻²। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। देखिए कितना आसान है, अगर आपको फार्मूला पता है तो निकाल ले रहे हैं आसानी से। बस ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जैसे हमने ये तो सब फंडामेंटल थे, लेकिन फोर्स फंडामेंटल नहीं था, डिराइव्ड था। तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट करके फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए थे, फिर हम लोग वहां से बराबर m में से ये फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट किए थे। तो वहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा फोर्स का, mLt⁻²। और उसके अलावा बाकी फंडामेंटल थे, तो ये इजी हो गया। तो इसीलिए मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि फंडामेंटल जो पढ़ा है यूनिट और डायमेंशन, जो टेबल हमने देखा था, वो 7 आपको एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। मतलब आपको जब भी नींद में भी जगा के बोला जाए तो आपको याद हो जाना चाहिए कि लेंथ का ये होता है, टाइम का ये होता है और मास का ये होता है। एटलीस्ट ये तीनों ज्यादा शायद यूज होता है, तो ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। बाकी तो इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर और ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये थोड़ा कम यूज होता है, तो कम से कम आपको ये तीनों ध्यान में होना चाहिए। और फिर से इसका अगर ऐसा यूनिट देखें, देखिए जी जो है फार्मूला F r² m1 m2। अब फोर्स जो है m, इसका जो पढ़ा हमने यूनिट वो होता है न्यूटन, जो कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही हम लोगों ने बोला था, उसको न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन के रिस्पेक्ट के लिए। और न्यूटन हो गया ये, और r² जो है वो लेंथ है, तो लेंथ का जो है स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर। और नीचे दो मास है ना, दोनों मास मल्टीप्लाई होंगे। तो ये नहीं समझना है कि m1 और m2 अलग अलग है, मतलब यहाँ पे दोनों के लिए जो आपका यूनिट होगा केजी ही होगा। तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आसानी से आगे। अब ये तो था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह से सेम आपने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा, और फिर क्लास 10th में सेम पढ़ा होगा कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, ये होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं। कूलम्स लॉ से आप डिराइव किए होंगे इसको। तो ये जो कांस्टेंट K है, इसका अगर आपको निकालना है यूनिट और डायमेंशन, तो सेकंड है आपका K के लिए। इस K का एक और वैल्यू होता है, वहां पे आपने देखा होगा, K का वैल्यू होता है 1/4πε0, और ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और उसका भी ऐसा यूनिट और डायमेंशन हम लोग देखेंगे, याद करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग K क्या कैलकुलेट करते हैं। K क्या कैलकुलेट करने के लिए देखिए K का जो फार्मूला है यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। देखिए K फोर्स हो जाएगा F, और r² जो नीचे है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, F² हो गया। वो नीचे जो है आपको डिवाइड में आ जाएगा Q1 इंटू Q2, जैसे इसमें हमने बताया था सेम वैसे ही है। तो F r² Q1/Q2। अब आपको चार्ज का यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए। देखिए ये जो Q1 Q2 है, ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का तो हम लोगों को पता है, और r जो डिस्टेंस है उसका भी पता है, तो Q1 और Q2 का कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देखिए पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से इरेज कर देंगे कैलकुलेट करके। तो फंडामेंटल तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है कि चार्ज फंडामेंटल होता है। तो क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां से रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि करंट का जो डिफिनेशन होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी Q/T, ये पढ़ा होगा आपने। तो अगर यहां से कैलकुलेट करिए Q, तो Q क्या आ जाएगा, I इंटू T। और I जो है ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपने पढ़ा डायमेंशन क्या है, A।
और टाइम का t। तो ये हो गया डायमेंशन किसका, चार्ज का। और यूनिट अगर देखें, यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकेंड। देखिए चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, यूनिट देखिए चार्ज के यूनिट, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। और इसी को कूलम के रिस्पेक्ट के लिए, कूलम को रिस्पेक्ट देने के लिए बोल दिया गया कूलम, और इसको कैपिटल सी से भी लिखते हैं। तो ये हो गया चार्ज का आपका डायमेंशन और ये हो गया यूनिट कूलम। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, डायमेंशन क्या होता है 80 और यूनिट क्या होता है कूलम। तो अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना है आपको इसका, डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स के लिए क्या होता है mL(T⁻²) और लेंथ के लिए हो गया L²। देखिए ये फोर्स के लिए और ये लेंथ के लिए। और Q1 इंटू Q2, तो यहां से क्या हो गया 80 और 80। देखिए डायमेंशन यहां कैलकुलेट किया था ना चार्ज का, तो दो चार्ज है तो दोनों के लिए 80 इंटू 80। तो ये हो गया आपका mL(T⁻²) और A²T², ये हो गया आपका डायमेंशन। और इसको अगर इस टर्म में लिखे तो m सोल्व कर लीजिए, mL और T⁻⁻4, देखिए स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा -4 और A-2, ये हो गया आपका फाइनल डायमेंशन किसका, कांस्टेंट k का। ठीक है, ये हो गया k का कांस्टेंट। और अगर डायमेंशन, और अगर यूनिट की बात करें ऐसा यूनिट k का, तो ये हो जाएगा आपका m है ना मास, ये फोर्स है, फोर्स का न्यूटन हो गया, और r² यानी मीटर स्क्वायर हो गया। और Q1 इंटू Q2, Q का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम बोलते हैं। वैसे तो ये होता है एम्पियर सेकेंड, इसको हमने बोल दिया कूलम, नाम दे दिया है, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक लाइन में, देखिए यहाँ भी हम लोगों ने एक लाइन में निकाला, यहाँ भी एक लाइन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया ऐसा यूनिट k का, और साथ में ये हो गया डायमेंशन। तो डायमेंशन हो गया और यूनिट हो गया। तो ये भी आसान था, देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सा आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, अगर केवल आपको फार्मूला पता है और फंडामेंटल का यूनिट और डायमेंशन पता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर आपका विड्थ की बात करें, हाइट रहे, रेडियस रहे, डिस्प्लेसमेंट रहे, तो ये सारे क्या है डिस्टेंस है, तो इनको सबको क्या हम लोग लेंथ की तरह ट्रीट करेंगे। और जब यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को, तो उसके लिए डायमेंशन L लेंगे, क्योंकि लेंथ के लिए हम लोग ने पहले देखा फंडामेंटल में L लिए थे, और यूनिट के लिए मीटर स्मॉल m लिखेंगे। तो ये कुछ भी रहे इसमें से, जैसे हमने पहले डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग लेंथ यूज किए भी हैं, रेडियस के लिए भी यूज किए हैं, और अगर विड्थ हाइट भी रहे तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंथ का L यूज करेंगे, और ऐसा यूनिट में मीटर। तो अगर एग्जांपल देखें, जैसे अगर एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, या ब्रेथ भी बोलते हैं। तो लेंथ इंटू विड्थ, L हो जाएगा आपका डायमेंशन, और विड्थ के लिए भी L हो जाएगा, तो ये क्या हो गया L²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m⁻0 L² T⁻0। ये हो गया डायमेंशन, एरिया के लिए डायमेंशन हो गया। और यूनिट की बात करें, SI यूनिट, SI यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब एरिया कैलकुलेट करना है आपको सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा πr²। और जो पाई है ना वो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 22/7 होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का ना तो डायमेंशन होता है ना तो यूनिट होता है, यानी जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है।
तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यूनिट पाई आर स्क्वायर, और जो ये है यूनिट लेस है, तो यूनिट लेस है तो और डायमेंशन लेस है, तो उसके जगह पे हम लोग 1 यूज करेंगे। तो डायमेंशन अगर निकालना है तो इसका डायमेंशन के लिए 1 लिखेंगे क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, और आर स्क्वायर जो है उसके लिए डिस्टेंस हो गया ये, यानी लेंथ की तरह ट्रीट करेंगे तो एल स्क्वायर। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर 0, ये हो गया डायमेंशन। और यूनिट कैलकुलेट करना है तो पाई आर स्क्वायर के लिए, तो पाई के लिए 1 और आर के लिए लेंथ है ना तो मीटर स्क्वायर, यानी कि हो गया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। फर्स्ट कि अगर आपने जो डायमेंशन कैलकुलेट किया वो दोनों में डायमेंशन देखिए सेम है, डायमेंशन सेम है। और सेकंड पॉइंट कि यूनिट भी क्या है, सेम है, मीटर स्क्वायर। तो जो अब अगर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो चाहे रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्फेयर हो, उसका आप आउटर सरफेस का एरिया कैलकुलेट करो, या फिर आप किसी वॉल का कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज का अगर कैलकुलेट करोगे एरिया, तो आपको जो डायमेंशन होगा और यूनिट होगा दोनों सेम मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम नोट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको कि dimension and unit are same for a physical quantity, even if we use different formula, मीन्स अगर जैसे आपने डिफरेंट फार्मूला यूज किया तब भी आपको क्या होगा, जो डायमेंशन होगा और यूनिट होगा सेम होगा। जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ फार्मूला यूज किया, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर यूज किया, लेकिन फिर भी दोनों के लिए हम लोग ने देखा कि डायमेंशन और यूनिट दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। तो जो कांस्टेंट है उसका ना तो डायमेंशन होता है ना तो यूनिट होता है, तो इसलिए ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूजेज एंड फीचर ऑफ डायमेंशन। तो फर्स्ट जो है फीचर है, एक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद ए सिमिलर क्वांटिटी। मींस अगर जैसे आप अगर फोर्स है, कोई फोर्स में अगर किसी क्वांटिटी को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि उसका नाम दे देते हैं ए, तो ये तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब ये ए जो है ये भी फोर्स होगा, और ये ऐड तभी होगा जब ये फोर्स होगा। तो यानी कि अगर ए प्लस बी कर रहे हैं तो ये दोनों तभी ऐड होंगे फिजिक्स में जब ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगे, यानी कि दोनों अगर फोर्स हैं तो ऐड होंगे, दोनों वेलोसिटी हैं तो ऐड होंगे, दोनों एक्सेलरेशन है तो ऐड होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड कर दें, ये कभी नहीं होगा। आपको फोर्स के साथ फोर्स को ही ऐड करना है, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को ही ऐड करना है। और ये नहीं, आप जैसे अगर आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो एक्सेलरेशन ऐड कर दिया, नहीं। तो अगर ये जो एटी है ना ये भी वेलोसिटी हो जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट यही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये देखिए क्या है कि टू चेक द, ये यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। फार्मूला को हम लोग चेक करते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। अगर आपका कोई फार्मूला लिखा हुआ है, अगर उसका एलएचएस और आरएचएस का दोनों का अगर डायमेंशन सेम है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फार्मूला सही था लिखा हुआ। तो देखिए ये था, कैसे चेक करते हैं कि द डायमेंशन ऑफ LHS and RHS
शुड बी सेम। यानी अगर आपको फार्मूला चेक करना है कि सही है कि नहीं है तो आप डायमेंशन चेक कीजिए RHS का और LHS का, अगर वो दोनों सेम है तो कह सकते हैं कि फार्मूला सही लिखा हुआ है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इनका अगर देखिए LHS जो है ये क्या है, वेलोसिटी है v, तो इसका हमने डायमेंशन कैलकुलेट कर रखा है ना पहले हम लोगों ने, तो ये होता है LT टू द पावर -1। और RHS कैलकुलेट करें RHS का, तो U जो है, ये जो U है ये तो इसका तो वेलोसिटी है इनिशियल, तो इसका भी LT टू द पावर -1 हो गया। लेकिन ये जो है AT, इसका कैलकुलेट करके आप चेक कीजिए। ये जो है एक्सेलरेशन के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था LT टू द पावर -2, ये होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, और जो T मल्टीप्लाई है उसके लिए T हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, LT टू द पावर -1। अब देखिए ये पहला तो हमने जो ये देखा फीचर कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी हुआ होगा तभी ऐड हुआ है, और यहाँ पे ये अगर वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन ये हो गया, और ये भी वेलोसिटी हो गया क्योंकि देखिए इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, LT टू द पावर -1 हो गया। यानी ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। तो अब इसमें एक और बात है कि अगर v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ AT लिख दे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये जो हाफ है ये तो कांस्टेंट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो इसमें तो डायमेंशन आएगा नहीं, तब भी तो ये फार्मूला ये LHS और RHS सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका भी डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा, क्योंकि ये तो यूनिटलेस है, ये इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो ये फार्मूला तो फिर गलत है, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस AT, तो ये तो फार्मूला डिफरेंट हो गया। लेकिन इसके हिसाब से तो सही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि डायमेंशन अगर LHS और RHS का सही है तो ये फार्मूला सही है। तो इसलिए कुछ लिमिटेशन है डायमेंशन के, जो कि हम लोग अभी देखते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, क्या लिमिटेशन है, it does not give the information, it does not give the information about constant। तो ये कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि आप ये जो मल्टीप्लाई किए ये सही है या नहीं है। तो जैसे कि इसमें भी देखा होगा आपने फार्मूला में v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट से तो ये भी सही होना चाहिए था, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस as, ये भी सही हो सकता था, लेकिन ये गलत है, ये सही है। तो कहीं पे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ गया आपका लिमिटेशन कि ये कांस्टेंट के बारे में नहीं बताएगा कि कांस्टेंट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, सही है नहीं है। लेकिन इतना ये है कि अगर दोनों का अगर LHS और RHS अगर डिफरेंट आ जाता डायमेंशन, तो ये पक्का कर सकते थे हम लोग कि इसका जो इक्वेशन है गलत है। लेकिन अगर सेम आ गया तो ये कह नहीं सकते कि सही है कि गलत है, क्योंकि उस कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट के बारे में ये नहीं बताता है। तो ये था लिमिटेशन। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ेंगे SI प्रीफिक्स। तो ये है आपका SI प्रीफिक्स का टेबल। CGPM ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 10 टू द पावर 9 लिख के नहीं देगा, वहां पे आपको गीगा बोलेगा, 10 टू द पावर -9 नहीं लिखेगा, वहां पे आपको नैनो बोलेगा, 10 टू द पावर 6 नहीं बोलेगा, वहां मेगा बोलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे पावर जो है, इतने सारे बड़े बड़े पावर यूज नहीं करके वो क्वेश्चन में आपको प्रीफिक्स यूज करेगा। तो आपको खुद से समझना होगा कि ये अगर ये प्रीफिक्स यूज किया है तो यानी 10 टू द पावर कितना है। तो ये आपको पहले अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो
इसलिए आपको वो क्वेश्चन में अगर प्रीफिक्स यूज है तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब ये पावर होता है। तो इसलिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप ध्यान रखिए, तब यूनिट कन्वर्जन करने में आपको आसानी होगा। तो देखिए हम लोग एक एक करके याद करते हैं। 10 टू दी पावर 18, 10 टू दी पावर 18 अगर है, यानी 18 अगर पावर है, तो इसको जो बोलते हैं एक्सा, इसका प्रीफिक्स क्या है, एक्सा, और इसका जो सिंबल है स्मॉल ई। इसी तरह से 10 टू दी पावर 15 का पेटा और सिंबल कैपिटल पी। 10 टू दी पावर 12 को बोलते हैं टेरा, सिंबल कैपिटल टी। 10 टू दी पावर 9 को गीगा, सिंबल कैपिटल जी। 10 टू दी पावर 6 को मेगा, कैपिटल एम सिंबल हो जाएगा। 10 टू दी पावर 3 को बोलेंगे किलो, कैपिटल के हो जाएगा सिंबल। 10 टू दी पावर 2 को हेक्टो, और एच लिखते हैं स्मॉल एच, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ अभी तक सब कैपिटल था, स्मॉल एच हो जाएगा। 10 टू दी पावर 1 को बोलते हैं डेका, और डीएस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको डीएस लिखते हैं क्योंकि अगला जो है 10 टू दी पावर -1 वो होता है डेसी, और इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। तो अगर इसको स्मॉल डी से लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखते हैं, डी ए। नेक्स्ट है 10 टू दी पावर -2, इसको सेंटी लिखते हैं, और स्मॉल सी से इसका सिंबल है। 10 टू दी पावर -3 है मिली, और इसका सिंबल जो है स्मॉल एम है। नेक्स्ट जो है 10 टू दी पावर 6 माइक्रो, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो 10 टू दी पावर 6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो, और ये जो होगा म्यू, इसका देखिएगा एक अलग से सिंबल होता है म्यू। 10 टू दी पावर 9 नैनो, इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल एन। 10 टू दी पावर -12 का पीको और स्मॉल पी। 10 टू दी पावर -15 का प्रीफिक्स फेम्टो और स्मॉल एफ हो जाएगा सिंबल, और 10 टू दी पावर -18 का ऑटो, और ए हो जाएगा इसका सिंबल। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं प्रीफिक्स, तो ये सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और देखिए याद करने का तरीका, अगर यहां से यहां तक देखे जो पावर प्लस था, लगभग सब में क्या है, जो इसका प्रीफिक्स है उसका ये कैपिटल लेटर है। बस आपको ध्यान थोड़ा सा यहां दे देना है कि जो 10 टू दी पावर 2 है इसको हेक्टो बोलते हैं, और इसका स्मॉल एच होता है। और फिर 10 टू दी पावर 1 को डेका बोलते हैं, ये डीए हो जाता है। तो बस आपको दो ये ध्यान रखना है, बाकी तो ये कैपिटल लेटर है इसका। और ये अगर यहां से आए तो ये सारी चीजें अभी तक आपने जानते होंगे, डेसी सेंटी मिली, ये आप पहले भी याद किए होंगे बचपन में भी। और माइक्रो तो बहुत यूज होता है, माइक्रो आप भूल ही नहीं सकते हो। 10 टू दी पावर -9 नैनो जो है, नैनो भी याद रहेगा, नैनो कार से आप याद रखिएगा, याद करना है तो आपको। और ये होता है पिको, 10 टू दी पावर -12। और फेम्टो जो है ये आप केमिस्ट्री में इतना यूज करोगे, जो रेडियस के लिए यूज होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे एटम का रेडियस 10 टू दी पावर -15 के अप्रॉक्स होता है, तो वहां पे फेम्टो बार बार यूज होगा, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। और इसका कुछ खास यूज नहीं है, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो सफिशियंट है। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्जन में भी बहुत हेल्प होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वही है कि यूनिट कन्वर्जन। अब देखिए जैसे आपको एग्जांपल में अगर है कि 77 नैनोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, 77 नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो क्या करेंगे, 77 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया कन्वर्ट। तो ये है प्रीफिक्स याद करने का फायदा, यूनिट कन्वर्जन में आपको आसानी होगा। मान लीजिए कि 101 ये है आपका पिकोमीटर। आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो कैसे करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए आप इसको सबसे पहले 101 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर हो गया, ये आपका मीटर हो गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, यानी कि आपको देखिएगा ये आप मैं डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा
ताकि जो स्टार्टिंग में अभी पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं वो भी कन्वर्ट कर पाए आसानी से। और ये इजी तो है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा इजी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी नहीं यूनिट कन्वर्जन और लास्ट में वो आंसर गलत कर देते हैं। तो इसलिए एक बार उनके लिए मैं बताऊंगा कि अगर 10 टू द पावर 3 रहता तो इसको हम लोग किलोमीटर में लिख सकते थे। तो सेम उसी तरह से अगर इसको हम लोग ऐसे करें 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए ये जो है -3 और +3 मिलके 0 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ये किया। और ये क्यों किया, क्योंकि हमको किलोमीटर चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए किलो के लिए 10 टू द पावर 3 है, तो अगर किलो प्रीफिक्स लाना है तो हमको 10 टू द पावर 3 लाना था, इसलिए हमने 3 से 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 टू द पावर -3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल ये क्या बन गया आपका 0, मतलब 10 टू द पावर 0 यानी कि 1 बन गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहां से देखिए 101 इंटू 10 टू द पावर, ये जो माइनस वाला है ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -15। और ये जो 10 है ना ये मीटर था, ये जो 10 है इसके लिए हम लोग किलो यूज करेंगे, तो ये हो गया किलोमीटर। तो ये देखिए पिकोमीटर हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो चाहिए ना उसका पावर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। बाकी अगर आपको आता है तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। अगर आप लेंथ, मास और टाइम का केवल यूज कर रहे हैं किसी यूनिट में या किसी टॉपिक में, तो आप यूनिट को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है एमकेएस, सेकेंड है सीजीएस और एफपीएस। अब देखिए यही 3 क्वांटिटी का अगर यूज कर रहे हैं तभी ये अप्लीकेबल है। अगर इसके अलावा जैसे हमने 7 पढ़ा था तो जो और 4 रेस्ट रह गए हैं उनको अगर आप यूज करेंगे तो फिर ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्लासिफिकेशन। अगर केवल 3 ही जो लेंथ हो गया, मास और आपका टाइम, अगर इन्हीं का यूज कर रहे हैं तभी ये क्लासिफिकेशन वैलिड होगा। तो एमकेएस मीन्स देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है वो लेंथ के लिए होता है, सेकेंड वाला मास के लिए और थर्ड टाइम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लास्ट में जो टाइम है सब में एसएस है, यानी कि सब में सेकेंड यूज होगा। लेकिन अब यहाँ पे चेंजिंग होगा, तो एम फॉर मीटर लेंथ के लिए यूज करते हैं और के फॉर केजी किलोग्राम मास के लिए यूज करते हैं। तो एम के सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर और ये मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकेंड। फिर सीजीएस यूनिट में लेंथ के लिए सेंटीमीटर और ग्राम यूज करते हैं मास के लिए और टाइम के लिए सेकेंड। फिर एफपीएस के लिए फुट यूज करेंगे लेंथ के लिए, पाउंड यूज करेंगे मास के लिए और सेकेंड यूज करेंगे टाइम के लिए। तो ये तो सब में कॉमन था, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जनरली एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए आएगा या सीजीएस से एमकेएस में। तो देखते हैं एग्जाम्पल कन्वर्जन का। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी का हम लोगों ने बोला था, इसी यूनिट को नाम दिया था न्यूटन। तो अब अगर ये बोल रहा है ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप यहां से देखिए आपका अगर ये जो केजी है ये मास के लिए यूज हुआ है केजी, और मीटर यूज हुआ है लेंथ के लिए और सेकेंड स्क्वायर टाइम के लिए। तो ये जो है आपका ये क्या है, ये है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस यूनिट, ठीक है, एमकेएस सिस्टम है। अब इसी यूनिट को बोलेगा कि आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो केजी है उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और जो मीटर है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड को एज इट इज छोड़ देंगे। तो आप कन्वर्ट करके एक बार देखिए। केजी के लिए आपका हो जाएगा 1000 मीटर या 10 टू द पावर 3 मीटर कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने प्रीफिक्स देखा था। उसके बाद मीटर के लिए अगर आपको सेंटीमीटर में जाना है तो 100 सेंटीमीटर। ये देखिए केजी के लिए हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर 1000 और मीटर के लिए कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर 100,
और सेकेंड को तो ऐसे ही छोड़ देना है, तो पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसका, ये हो गया 10⁵, 3 ये और 2 ये, तो 10⁵, और मीटर, ये केजी था ना, सॉरी, ये हो गया आपका ग्राम, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये केजी के लिए हम लोग ने 1000 ग्राम लिख दिया, मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर कर दिया, और सेकेंड को एज इट इज छोड़ दिया। तो ये हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या, न्यूटन। और इसको जो सीजीएस यूनिट में जो कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को, इसको बोलते हैं डाइन। वो वाला डाइन नहीं, ये डाइन, ठीक है। तो डाइन, अगर यानी अब बोले कोई क्वेश्चन में कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, ठीक है, यानी कि ये कन्वर्ट कर दिया एमके सिस्टम को सीजीएस में, तो कितना वैल्यू होगा। तो देख लीजिए 10⁵ आ चुका है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और हम लोग जब एनएलएम पढ़ेंगे ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वहां भी हम ये लिखेंगे, देखते हैं कितने लोग ध्यान में रखता है, इसलिए इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है। अगर आपको एमके दिया हुआ है सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, मीटर जहां दिया हुआ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और केजी को ग्राम में, और सेकेंड को सेकेंड एज इट इज रहने दीजिए, तो कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ है नहीं टफ इसमें। तो ये था कन्वर्जन। अब बहुत सारे प्रॉब्लम है कन्वर्जन के लिए, जैसे कि एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, देखिए अब मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आपने पहले कन्वर्ट किया होगा, जब नवोदय का तैयारी कर रहे होंगे या नेत्रहाट का, तो उस समय बहुत सारे लोग तैयारी करने में ये सब सीखते रहते हैं और याद कर लेते हैं 5/18, 18/5, लेकिन याद नहीं करना है। अगर आपको याद नहीं है तब भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको अब सब चीज पता चल गया है, प्रीफिक्स पता चल गया है, आपका यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट सबका कैसे निकालते हैं, तो वहां से कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 मीटर लिखेंगे। किलो के लिए के जो होता है, के फॉर 1000, प्रीफिक्स अभी देखा था ना, और देखे होंगे आप यूट्यूब वीडियो में भी कि 1 के व्यूज हो गया, 1 के मतलब 1000 व्यूज हो गया। तो ये बहुत इनिशियली किसी को पता भी नहीं रहता है, तो 1 के मतलब 1000। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर हो गया। फिर आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है, 1 आवर कितना सेकेंड में होता है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड। तो ये आवर हो गया सेकेंड में कन्वर्ट, ये किलोमीटर हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 10/36 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर आप काटोगे तो देखो 5, और ये हो गया 18, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आप लिख सकते हैं। और जस्ट उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में लिखना है, तो 18/5 हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मोमेंटम के लिए आपको दिया हुआ है, mv होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, और इसका जो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको बोल रहा है सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, तो ये तो एमकेस है ना, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ हो जाएगा ग्राम
केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर में, और सेकंड को एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये भी क्या हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्ट हो गया सीधे से। तो इसी तरह से कन्वर्जन कुछ नहीं है, कन्वर्जन आपको आसान लगने लगेगा अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट याद है, डायमेंशन याद है, आपको प्रीफिक्स जो एसआई का टेबल मैंने लिखा था वो याद है। तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, पूरा इजी चैप्टर है। और एक बार आप सेल्फ ट्राई करना, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर होगा ऐसे मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो अपलोड करें उसमें। तो ये था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।